हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद वंदना। सो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जाना था और आज हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या है? ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस, मतलब जो ग्लूकोज है उस पर क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, ठीक है, और 6 कार्बन। हेक्सोस मतलब उसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। और नीचे क्या लगा होता है, इसमें एक अल्कोहल ग्रुप लगा होता है, हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो डायग्राम दिया है डी ग्लूकोज का, ये हमारा क्या कहलाता है? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन किसने दिया था? ये फिशर ने ही दिया था, हम सभी जानते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर अब गौर कीजिए, यहाँ पर एक कैपिटल डी एंड कैपिटल एल लिखा है। ये क्या होता है? यहाँ पर कैपिटल डी कैपिटल एल, यहाँ पर कैपिटल एल और कैपिटल डी क्यों नहीं लिखा है? तो हम जानते हैं कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या होता है। तो कई लोगों के दिमाग में होता है डी मतलब डेक्स्ट्रो और एल मतलब लेवो। तो हमें ये याद रखना है, जो डेक्स्ट्रो और लेवो होता है वो स्मॉल डी स्मॉल एल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ना कि कैपिटल के लिए। हम जाने कैपिटल डी और कैपिटल एल कहाँ यूज़ होता है। कैपिटल डी और कैपिटल एल होता है असिमेट्रिक कार्बन के लिए, असिमेट्रिक कार्बन को शो करने के लिए, ठीक है। अब असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? कई लोगों को नहीं पता होगा कि असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। जैसे जब कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा असिमेट्रिक कार्बन। जैसे एक तरफ लग गया हमारा हाइड्रोजन, एक तरफ लग गया हमारा CHO ग्रुप, एक तरफ लगा देते हैं OH ग्रुप और एक तरफ लगा देते हैं CH2OH। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पर हर जगह क्या लगा हुआ है? हमारा अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो यही जो शो करेगा, यही क्या कहलाएगा? हमारा असिमेट्रिक कार्बन। अब हम यहाँ पर कैसे बताएंगे कि डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है? तो हम अगर हमारा OH ग्रुप राइट साइड पे लगा होगा, वो कहलाएगा हमारा डी ग्लूकोज। तो अगर आप गौर करें तो हमारा OH ग्रुप कहाँ लगा हुआ है? राइट साइड पे। तो ये हमारा क्या कहलाया? डी ग्लूकोज। अगर हमारा OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा, वो हमारा कहलाएगा एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। अगर हमारा OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा, वो हमारा कहलाएगा एल ग्लूकोज। ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड पे होगा, देखिए एल मतलब लेफ्ट साइड पे होना चाहिए OH ग्रुप, डी मतलब राइट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। एल से ही हम समझ जाएंगे कि एल है मतलब लेफ्ट साइड पे हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या था। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की ज़रूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर तो हमारा स्ट्रक्चर बन चुका था, फिर हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो कई सारी रिएक्शंस को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। जैसे कौन कौन सी रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया? नंबर 1, हम जानते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होते हैं, वो नॉर्मली क्या देते हैं? वो नॉर्मली शिफ्ट टेस्ट देते हैं, बट ग्लूकोज जो है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। सो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर यहाँ पर फेल हो गया। नेक्स्ट इज ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट नहीं दे रहा था, मतलब हमें NaHSO3 के साथ जो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड, वो हमें नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये इस चीज़ में कंप्लीट नहीं बैठा। सेकेंड थिंग थी कि जैसे देखिए जो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज था, हमने पहले पढ़ा था ना, जो एसीटेट ग्रुप लगता है हमें 5 OH ग्रुप मिलते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। एसीटेट ग्रुप जब रिएक्शन करता है तो जो पेंटा एसीटेट था वो क्या कर रहा था? पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था। अगर आपने गौर किया हो, जो ऊपर जो CHO ग्रुप था वो फ्री नहीं है, इसका मतलब जब अगर वो CHO ग्रुप के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, वो नीचे के साथ रिएक्शन कर रहा था, बट ऊपर का जो हमारा टर्म था उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, जबकि CHO ग्रुप हमारा फ्री नहीं था, इसका मतलब, ठीक है। तो अगर CHO ग्रुप फ्री होता, CHO ग्रुप के संग भी रिएक्शन करता हमारा पेंटा एसीटेट ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब यह रिएक्शन इसको भी फॉलो अप नहीं कर पाई, इसको भी शो नहीं कर पाई कि ये क्यों, इसके संग इसने रिएक्शन क्यों नहीं की। थर्ड बात है, फैक्ट थर्ड की बात करें तो थर्ड पॉइंट था कि जो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज की 2 फॉर्म होती है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, हम जानते हैं, ठीक है, अल्फा एंड
बीटा। तो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हम किससे पाते हैं? बाय क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के साथ। लेकिन हमारा जो ये था स्ट्रक्चर, वो हमारा इसको भी क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है। हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर जो था वो हमारा अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज की फॉर्म को भी क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है। इसीलिए हमने नेक्स्ट किया साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या है, अब जानते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या था। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात की जाए, इट वाज प्रपोज्ड दैट ग्लूकोज कैन फॉर्म अ 6 membered रिंग इन विच OH at C5 कैन ऐड टू द CHO ग्रुप। तो अगर हम गौर करें, जो ये OH ग्रुप है, ठीक है, ये यहाँ पर इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले क्या करना है, कार्बन को नंबर दे देने हैं। जैसे इसमें दिया है ना C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है। अब इस कार्बन की हम रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारा, इसकी रिएक्शन अगर हमने इससे कराई, यहाँ पे देखिए आप इसको, तो इस OH ग्रुप की रिएक्शन, ये इस OH ग्रुप को हमने ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब हमें कैसे, हम कौन से OH ग्रुप को लेके जाएंगे, हम हमेशा कार्बन 5, ठीक है, जहाँ पर भी कार्बन 5 है, ऊपर से नंबरिंग की, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो 5वें नंबर का कार्बन है, हम इसे कार्बन 1 पे इसको ऐड कर देंगे। अब तो यहाँ पे कोई फ्री नहीं बचा है, अगर आप गौर करें तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। CH2OH बाकी चीज़ें हैं, और यहाँ पर लग गया हमारा OH ग्रुप, ठीक है। तो यही जो था हमारा क्या था, एक दिया हमें अल्फा डी ग्लूकोज, एक हमें दिया बीटा डी ग्लूकोज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है और कौन सा हमारा बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। अब हमें याद रखना है जो OH ग्रुप है, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था ना कि कैपिटल डी जो होता है वो हमारा राइट साइड पे होता है OH ग्रुप, असिमेट्रिक उस पर, ठीक है, असिमेट्रिक कार्बन की बात होगी वहाँ पे। लेकिन अगर अल्फा की बात होगी तो अल्फा में जो हमारा OH ग्रुप होता है वो हमारा कहाँ लगा होता है, राइट साइड पे, OH ग्रुप, ठीक है। ग्रुप को मैंने GP से शो किया है। अगर हम बात करें, अल्फा है राइट साइड पे OH ग्रुप, आप देखिए राइट साइड पे OH है, मतलब इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, अल्फा। और अगर हम बीटा को देखें, बीटा डी ग्लूकोज क्यों पड़ा है हमारा इसका नाम, क्योंकि जो हमारे OH ग्रुप है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बीटा डी ग्लूकोज। और हम कैसे बताते हैं कि जो ये जैसे यहाँ पे हो गया, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब हम इसे कैसे बताएंगे कि यहाँ पर H ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये कार्बन 1 जो दिख रहा है ना आपको, कार्बन 1, इसी वजह से, इसका मतलब है जो ये कार्बन जो C1 है, मतलब जो कार्बन 1 है वो हमारा क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विसंगति होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग सब लोग समझ गए होंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या था। नेक्स्ट हम जानते हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर। हॉवर्थ स्ट्रक्चर क्या था, हॉवर्थ स्ट्रक्चर में क्या था, कुछ नहीं था, ये भी बहुत ईजी सा था। इसमें क्या होता है, इसमें एक पायरॉन होता है, ठीक है। हॉवर्थ स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम क्या जानते हैं, इसमें पायरॉन होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें 5 हमारे कार्बन लगे होते हैं और उसके ऊपर एक ऑक्सीजन का ग्रुप लगा होता है, ठीक है। यही होता है हमारा पायरॉन का, ठीक है। सब लोगों ने पायरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अगर हम बात करें, पायरॉन जो होता है इसी को हम बोलते हैं पायरोनोज स्ट्रक्चर। अगर ये यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, पायरोनोज। अगर आप इसके सबके पीछे नाम देखें तो क्या बना है, पायरोनोज, ग्लूको पायरोनोज, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इसमें क्या होता है इसको भी समझते हैं। जैसे पायरॉन का स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, अब हम कैसे बनाएंगे कि हमारा हॉवर्थ स्ट्रक्चर बन जाए। अब इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमने दिमाग में रखना है अभी हमने क्या किया हुआ था स्ट्रक्चर। जैसे जो भी हमारा क्या होगा, पायरॉन स्ट्रक्चर के लिए पीछे पीछे जाते हैं हम, किस पे, हम इस पे जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या था आप देखिए, OH OH H OH, ये राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि अब जब भी हम अपना पायरॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें क्या करना है, राइट साइड को लोअर लिखना है, ठीक है, या फिर डाउन लिखना है, RD लिखना है। हम सबकी केमिस्ट्री की बुक है ना RD शर्मा की, ठीक है। RD मतलब जो राइट में लिखा है उसको डाउन में लिख देंगे और जो लेफ्ट साइड पे लिखा है उसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं,
ये याद रहेगा हमको RD, ठीक है। अगर RD याद है, जैसे अब देखिए अगर जो राइट साइड पे लिखा है OH OH H OH, अब इस पहले CH2OH को लगा देते हैं। सबसे पहले हमने देखिए पूरा पायरॉन का स्ट्रक्चर बनाया, ये पायरॉन का स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे डंडे खींच लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर O है, सबसे पहले हमने क्या किया, CH2OH को दे देते हैं पहली जगह, CH2OH, यहाँ H। अब जो हमारे राइट साइड पे था उसको हमने कहाँ लिखना है, डाउन में। अब राइट में क्या क्या था हमारा राइट में था OH OH H OH। उसके बाद जो राइट साइड पे था वैसे ही हम उसी के ऊपर क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें। आप देखें OH OH H OH ही था ना हमारा, OH, गौर कीजिएगा, OH OH H OH, यही चीज़ें थी, यही हमने डाउन में लिख दी। और जो लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें थी वो हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर। सब लोग समझ गए होंगे, यही क्या कहलाता है हमारा, अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोस, ठीक है। तो इतना इजी था हमारा पायरोन के स्ट्रक्चर से हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। सबको याद रहेगा आई थिंक कि जो अगर हम बात करें इसमें था 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1। अब सबसे पहले जानते हैं जो हमारा क्या लिखा है, कार्बन 1 का OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर होगा तो वो अल्फा फॉर्म होगी। अगर कार्बन 1 राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो वो बीटा फॉर्म होगी। हॉवर्थ स्ट्रक्चर में राइट मतलब अगर वो डाउन पर OH ग्रुप है तो अल्फा, और अगर अपर साइड पे OH ग्रुप है तो वो बीटा फॉर्म। नेक्स्ट हमें दिया है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज क्या होते हैं, हम जानते हैं फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, C6H12O6। तो इसके जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारे इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला में। कैसे होता है, जैसे हम जानते हैं जो फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है, हनी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है हमें, ठीक है। इसमें क्या लगा होता है, कीटो ग्रुप होता है, जबकि हमारे ग्लूकोज में क्या लगा होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। अब हम समझते हैं कि कीटो ग्रुप है वो कहाँ लगेगा। सबसे पहले हम जानते हैं इसके जो सबसे ऊपर हमें दिया है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज हम जानते हैं फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज के बराबर ही होता है, एक जैसा होता है, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। यही फार्मूला ग्लूकोज का भी होता है, बट इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। कैसे होता है, जैसे हम जानते हैं जो ग्लूकोज होता है उसमें क्या लगा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, मगर फ्रक्टोज में क्या लगता है, कीटो ग्रुप, और इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, तो हेक्सोज। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। हम जानते हैं ना जब सुक्रोज की रिएक्शन कराते हैं, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और क्या मिलता है, सुक्रोज मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ weight description, elemental analysis and various reaction, its molecular formula is found C6H12O6। यही हमारे किसका फॉर्मूला था, हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला था। एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ इट कैन बी रिटन एज। अब हम समझते हैं जो हमारा कीटो ग्रुप है वो हम कहाँ लगा सकते हैं। कीटो ग्रुप को हम लगा सकते हैं सेकेंड उस पर। क्यों लगाते हैं हम, इसमें हमने कीटो को यहाँ क्यों लगाया है, हमने कीटो को सबसे ऊपर क्यों नहीं लगाया, सबसे ऊपर जैसे अगर आप CH2OH, यहाँ पर कोई CHOH में CHO ग्रुप मत लगा देना, वरना वो एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा और वो ग्लूकोज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगाया CH2OH, हमने सेकंड में क्या लगाया, कीटो ग्रुप। ये जो ग्रुप है कीटो वो हमने सेकंड में इसलिए लगाया है क्योंकि कीटो जो है सबसे ऊपर नहीं हो सकता, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, बाकी के अनदर कार्बन्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कीटो ग्रुप हमारा सेकंड में ही लग सकता है, सबसे ऊपर नहीं लग सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो कीटो, इसमें जो कीटो हेक्सोज दिया है जिसे हम फ्रक्टोज बोलते हैं, इसमें क्या है हमारा अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म भी बनती है, ठीक है। हमने जाना था कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर देखिए अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म बनाया हुआ है। जो हमारा यहाँ से OH ग्रुप है, 5th नंबर का जो OH ग्रुप है, सबसे पहले हमने क्या ढूंढा, यहाँ पर अगर आप देखें सबसे पहले हमने इसमें ढूंढा कि हमारा क्या है, एसिमेट्रिक, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है हमारा, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को हम लेके जाएंगे इधर C डबल बॉन्ड O तक, तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए हमारा बन जाएगा CH2OH, और 5th नंबर का कार्बन हमारा उठ के चला गया C डबल बॉन्ड O की तरफ, और CH2OH तो हमारा दिया ही था, जो ऊपर दिया था वो हमने साइड में लिख दिया, यहाँ बन गया हमारा OH, ठीक है।
अब हम जानते हैं अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोज क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं जो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज होता है क्या होता है। ये हमारा मिलता है, फ्यूरेनोज दिया है तो ये हमारा बनेगा फ्यूरॉन से। हमने जाना था ये हमारे किससे बनेगा, फ्यूरॉन से। ग्लूकोज किससे बना था हमारा, पायरॉन से। और फ्रक्टोज हमारा बना है फ्यूरॉन से, फ्रक्टोज बना हमारा फ्यूरॉन से। इसमें हमारे कितने होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे ग्लूकोज में कितने निकले थे, पायरॉन में 5 कार्बन। फ्यूरॉन में कितने निकलेंगे, हमारे फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है जैसे फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है हमारा यही होता है 1 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें कितने निकले हमारे 4 कार्बन, सब लोग समझ गए हैं। अब हम समझते हैं जो हमारा अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस क्या है, ठीक है। अल्फा फॉर्म हमारी कब बनेगी, जब हमारा OH ग्रुप कहाँ लगा होगा, राइट साइड पे। वो कैसे पता करेंगे, जैसे जो हमारे 1 नंबर पे कार्बन है उसके बगल का जो कार्बन है, जो 1 नंबर पे कार्बन है, जैसे ये दिया है हमारा 1 नंबर के बगल वाला कार्बन ये है, ठीक है। अब हम अल्फा फ्रक्टोफ्यूरेनोस कैसे बताएंगे। अल्फा में हम क्या करते हैं, जो कार्बन 1 होता है उसके बगल वाला ही देखते हैं, है ना, कि OH ग्रुप कहाँ पे है, राइट पे है, लेफ्ट पे है। राइट पे होगा तो हम क्या करेंगे, तब उसको हम देंगे कि अल्फा फॉर्म, और लेफ्ट पे होगा तो उसको बीटा फॉर्म। यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, जो कार्बन के बगल वाला कार्बन है, आप देखिए ये वाला जो कार्बन दिया है ये यहाँ दिया है, कार्बन 1 ये है, इसके बगल वाला कार्बन ये दिया हुआ है, इसके बगल में जो OH है वो हमारा कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा अल्फा, ठीक है। या फिर इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये है अल्फा फॉर्म, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पर जो प्लस दिया है या माइनस दिया है वो किस वजह से दिया है। ये प्लस और माइनस जो है यहाँ पर स्मॉल डी जो होता है, डेक्स्ट्रो और लेवो, हमने पिछले टॉपिक पे पढ़ा था कि डी मतलब डेक्स्ट्रो, तो यहाँ पर स्मॉल डी और स्मॉल एल नहीं लिखा, उसकी जगह पे प्लस माइनस लिख दिया। डेक्स्ट्रो को बोलते हैं हम प्लस और लेवो को हम डिनोट करते हैं माइनस से, ठीक है। अब डेक्स्ट्रो में क्या होता है, जब हमारा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को ये अगर राइट में रोटेट कर देगा तो हमारा डेक्स्ट्रो, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्लेन को हमारे लेफ्ट में रोटेट कर देगी दैट इज लेवो, सब लोग जानते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल डी को भी हम समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, माइनस है, मतलब यहाँ पर स्मॉल डी की बात हो रही है, ठीक है। अल्फा डी माइनस मतलब यहाँ पर डेक्स्ट्रो की बात की जा रही है, सॉरी लेवो की बात की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, लेवो की। तो यहाँ पर ये बन गया अल्फा डी, ठीक है। अगर हम देखें जो OH ग्रुप है सेकंड वाले में, देखिए OH ग्रुप है हमारा कहाँ पर लगा है, लेफ्ट हैंड साइड पे लगा है, तो ये क्या बन गया हमारा, बीटा फॉर्म। नेक्स्ट अगर देखा जाए फ्यूरेनो, ये इसमें क्या इसमें पुट किया है, फ्रक्टोफ्यूरेनोस में। सिमिलर इसमें भी होता है हमारा, क्या हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, अगर हमारा जो राइट साइड में दिया होगा, अगर हमारा राइट साइड पे दिया होगा उसको हम लिखेंगे डाउन में, और जो हमारा लेफ्ट साइड में दिया होगा उसको हम लिखेंगे अपर साइड पे, ठीक है। आप इसी में से देख लीजिएगा, जैसे OH ग्रुप है, जैसे राइट साइड पे क्या क्या दिया है हमारा, OH H OH, ठीक है। फिर हमारा आ गया OH H OH, ठीक है। अब ये जो है CH2OH, ये देखिए ना CH2OH और H, ये यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हम अगर जाने कि जो ये सबसे ऊपर वाला है ना CH2OH वाला, इस तरीके से, तो इसी से बन गया हमारा अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं, दिया है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, मोस्ट एब्यूडेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे लिविंग सिस्टम में, हम जानते हैं। और हमें ये कहाँ से मिलते हैं, मिल्क, चीज़, एग, ठीक है। हम सभी जानते हैं मिल्क, चीज़, एग, जितनी भी पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, इन सब से हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, सब लोग हम जानते हैं। और ये हमारी बॉडी में क्या करता है, इसका काम होता है हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का, ठीक है। जो प्रोटीन होता है, एक चीज़ हम जानते हैं, जो प्रोटीन होता है वो हमारे प्रोटीओस से, जी ये प्रोटीओस होता है, ये ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस, ठीक है, प्राइम इम्पोर्टेंस होता है। तो जो ये होता है प्रोटीन, वो मोस्ट एब्यूडेंट बायोमोलिक्यूल होता है हमारे लिविंग सिस्टम में, ठीक है।
हम सभी जानते हैं। अगर हम बात करें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर होता है। किसका? अल्फा अमीनो एसिड का। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अब हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है उनका ब्रेक डाउन हुआ है अल्फा अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो ये किससे मिलके बनते हैं? अमीनो एसिड्स का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं अमीनो एसिड्स। अगर हम अमीनो एसिड को देखें, अमीनो मतलब क्या हो गया? NH2 ग्रुप। अमीनो मतलब क्या हो गया हमारा? NH2 ग्रुप। एंड एसिड का मतलब है इस पे लगा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन गया हमारा अमीनो एंड एसिड। अगर हम बात करें कि जैसे अमीनो एसिड दिया है, द कंपाउंड कंटेनिंग NH2 एंड COOH, उसके नाम से ही पता चल रहा है ये दोनों क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आर नोन एज अमीनो एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पॉजिटिव ऑफ NH2 ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू COOH ग्रुप। अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन अमीनो एसिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन गिव्स ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड, हमें मिलेगा सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो गौर करने वाली है। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं प्रोटीन का, तो हाइड्रोलिसिस किया प्रोटीन का तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा अमीनो एसिड्स। ये हमारी इंपॉर्टेंट बात है। हाइड्रोलिसिस करने पर मिलता है हमें अल्फा अमीनो एसिड। अब इसमें जो है, इसमें क्या होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्लासिफाइड हैं अल्फा बीटा एंड गामा में। अब क्या होते हैं अल्फा बीटा गामा? हम कैसे पता लगाएंगे अल्फा बीटा गामा? तो अगर हम बात करें अल्फा अमीनो एसिड्स की, अगर हम बात करें अल्फा अमीनो एसिड्स की, तो इसका फॉर्मूला दिया है जैसे XCNH2 और एक तरफ हम दे देते हैं COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और अगर हम एक तरफ दे दें और X, ठीक है। तो हम देख रहे हैं NH जो कार्बन से है वो हमारा NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो दैट इज अल्फा अमीनो एसिड। अब बीटा अमीनो एसिड किसे कहेंगे? बीटा अमीनो एसिड में जैसे बीटा है, सॉरी जैसे लिखा है बीटा, बीटा में हम क्या करेंगे, जैसे हम लिख देते हैं CXX, ठीक है, NH2 CH2 एंड COOH। तो अगर आप देखें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप है ये थोड़ा दूर हो गए, ठीक है, तो दैट इज अमीनो एसिड्स, बीटा अमीनो एसिड, ठीक है। मतलब एक के बगल में एक है, उसके बाद वाले उस पे है, ठीक है। देखिए अभी तक क्या था, अल्फा में क्या था, इसी पर हमारा क्या लगा हुआ था, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, इसी कार्बन पर। सेकंड में क्या है, इस पर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब ये जो है हमारा क्या है, इतनी दूर हो गया 1 2, दैट इज बीटा। अगर हम गामा की करें बात, तो गामा में क्या होगा, वो और दूर चला जाएगा, जैसे XCNH2, नीचे दे देते हैं हम फिर से XCH2 एंड फिर CH2 देन COOH। इट मीन ये कितना हो गया, 1 2 3, इतनी दूर चला गया। मतलब हमारा अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये दोनों क्या हैं, जितनी दूर चले गए वो गामा अमीनो एसिड, जितने पास रहेंगे उतने पास होंगे। मतलब अगर जितने पास हैं तो वो अल्फा, थोड़ा दूर चले गए तो बीटा, उससे दूर चले गए तो गामा, एंड उससे दूर चले गए तो गामा। तो मतलब पोजीशन जो होती है उसी पर डिसाइड किया जाता है अल्फा बीटा और गामा को। अगर हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, तो क्या अमीनो एसिड्स में इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? इसेंशियल मतलब ज़रूरी, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जो ज़रूरी हैं उनको हम क्या करेंगे, इनटेक करेंगे बाहर से, किसके थ्रू, डाइट के थ्रू। नॉन इसेंशियल क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। मतलब इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में
कैन नॉट बी सिंथेसाइज, अपने आप से सिंथेसाइज नहीं होते हैं और इनको हम डाइट के थ्रू लेते हैं। जबकि अगर नॉन इसेंशियल की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं और हमें इसको बाहर से इनटेक नहीं करना पड़ता है। ये हमारे नॉन इसेंशियल कहलाते हैं। अगर बात करें पेप्टाइड, पेप्टाइड्स क्या होते हैं, जो हमारे हम जानते हैं जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के, और ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये क्या होते हैं, हमारे एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। तो अगर हम बात करें इसमें कौन सा ग्रुप होता है, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमीन ग्रुप होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, उसके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। जैसे एक रिएक्शन है, कैसे बनता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस फिर से NH2 CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH के नीचे लगा देते हैं हम CH3। इसकी रिएक्शन कराते हैं, अगर हम इसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है। फिर आ गया NH2 CH2। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो तो आप ये वाली रिएक्शन देख लीजिएगा, ये पूरी सिमिलर वही है, NH2 CH2 CONH। अब ध्यान दीजिएगा CH COOH और CH3, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, जो हमारा यहाँ पर दिया है CON, ये दिया है, ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, जो ये CONH दिया है ये हमारा क्या है, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अब इसने क्या किया, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको निकाल दिया H2O को, तो हमारा बन गया, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना हमें H2O निकला हुआ, तो हमारा यही इसी के बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अब हम समझते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो हम इसी तरह अगर दो डाइपेप्टाइड की बात करें, जब दो अमीन ग्रुप लिंक्ड होंगे वन पेप्टाइड लिंकेज या बॉन्ड से तो वो कहलाएगा डाइपेप्टाइड। और ट्राइपेप्टाइड में तीन अमीनो एसिड लिंक्ड होंगे दो पेप्टाइड बॉन्ड से, या फिर कभी कभी वो तीन पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होंगे, तो ये कहलाएगा ट्राइपेप्टाइड। इसी तरह हम आगे चलते रहेंगे तो बहुत सारे जब अमीन ग्रुप हमारे लिंक्ड होंगे पेप्टाइड लिंकेज या बॉन्ड से, वो कहलाएगा पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। तो हम जानते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं, नेक्स्ट जो प्रोटीन्स होते हैं उसी में जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं। अब कैसे पता चलेगा हमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, अगर हमारे नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है, अगर हमारे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ठीक है, एसिड हमारा ज़्यादा है तो हमारा एसिडिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, एसिडिक, तो मतलब एसिड ग्रुप ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर हमारा बेस क्या होता है हमारा NH2, अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा है तो वो हमारा हो जाएगा बेस। न्यूट्रल कैसे होगा, न्यूट्रल मतलब जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इक्वल टू हो जाएगा हमारा NH2 अमीन ग्रुप, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा न्यूट्रल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पर देखिए इसको, जैसे इस वाले ग्रुप में, पहले वाले में देखिए एसिड में, इसमें क्या है, हमें बहुत सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिए हैं, जैसे एक हो गया ये, एक हो गया ये, ठीक है, NH2 क्या है, सिर्फ एक है। अगर आप बेसिक में देखिए, एक हो गया हमारा ये, ठीक है, एक हो गया ये, इसमें क्या है हमारा, दो हमारे ये ग्रुप है और दो हमारे ये ग्रुप है, तो इक्वल हो गया, तो हमारा हो गया न्यूट्रल। आई होप आप लोग समझे होंगे। एसिडिक में COOH ग्रुप ज़्यादा होंगे, बेसिक में NH2 ग्रुप ज़्यादा होंगे और न्यूट्रल में दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अभी हमने पढ़ा था तो हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथिओनियन, ठीक है, और मेन जो है ट्राइप्टोफैन एंड वेलाइन, जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
अगर हम बात करें पॉलीपेप्टाइड्स की, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है। अ डाईपेप्टाइड कंटेनिंग 2 अमीनो एसिड लिंक्ड बाय 1 पेप्टाइड लिंकेज, अ ट्राईपेप्टाइड लिंकेज कंटेनिंग 3 अमीनो एसिड, ठीक है। मतलब अगर दो पेप्टाइड लिंक उसकी बात हो रही है तो वो क्या करेगा, 2 अमीनो एसिड को लिंक करेगा। 3 में क्या होगा, वो 3 को लिंक करेगा। पॉली में क्या होगा, वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, आप यहाँ लाइन में देखिए, नंबर ऑफ अगर अमीनो एसिड है या फिर हम कह सकते हैं मोर देन 10 है, वो कहलाएगा पॉलीपेप्टाइड। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की, प्रोटीन में कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर शेप प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। इनके शेप की वजह से, मॉलिकुलर जो शेप होता है इस वजह से इसको 2 टाइप्स में, एक होता है फाइब्रोस, एक होता है ग्लोबल, ठीक है। ये देखिए, एक होता है फाइब्रोस प्रोटीन और एक होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अगर हम बात करें फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड, फाइब्रस मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप, ऐसे इसमें निकले होते हैं ना फाइबर, फाइबर में क्या होते हैं, इसी तरीके के इसमें धागे वैसे होते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं। तो व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर, एक संग क्या है, हेल्ड है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा हमारा, टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, देन फाइब्रस प्रोटीन लाइक फॉर्म्ड, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चर फाइब्रस प्रोटीन का। तो इसमें क्या है, कैरेटिन और मायोसिन, हम जानते हैं कैरेटिन किस में होता है, बालों में, मायोसिन किस में होता है, हमारी बॉडी में, ठीक है। जो नेक्स्ट है कि हम समझ गए, फाइब्रस से हमें याद रखना है, जो फाइबर होता है ना उसी से हमें इसको याद रखना है, ठीक है, उसी की तरह इसका स्ट्रक्चर है। अब बात की जाए अगर ग्लोब्यूलर की, ग्लोब्यूलर की देखी जाए तो इसका व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल शेप में है ना, ठीक है। ग्लोब्यूलर से याद रखिएगा, ग्लोब जो होता है ना, ग्लोब कैसा होता है, राउंड राउंड सा होता है, मतलब जब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कॉइल की तरह हो जाएगी या फिर स्फेरिकल शेप में होगी, तो जो फॉर्मेशन होगा वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन का होगा, ठीक है। सच प्रोटीन्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, ग्लोब्यूलर क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होती हैं, और जो फाइब्रस होती हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं। इसको यहाँ रखिएगा, फाइबर मतलब एफ मतलब आई मतलब इनसॉल्युबल है, और जो ग्लोबल होगा वो क्या करेगा, सॉल्युबल होगा, जी मतलब सॉल्युबल। अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन से होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की जाती है, प्रोटीन्स में हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। अगर आप इसका डायग्राम ध्यान से देखें, इसमें क्या है, ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना आपको, ये अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। मतलब क्या करते हैं हमारे, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो एसिड और बेस होते हैं ना, वो इसमें अमीनो एसिड्स में ये क्या करते हैं, यहाँ पीछे हमने याद रखना है, जो एसिड और बेस होते हैं ये क्या करते हैं, एसिड एंड बेस जो होते हैं ये मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। हमने ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे अमीनो एसिड्स ये क्या होते हैं, हमारे सॉल्ट होते हैं बाय नेचर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें प्लस भी होता है, इसमें माइनस भी होता है, तो ये क्या होते हैं, मतलब सॉरी, इसमें एसिड भी होता है, इसमें बेस भी होता है, दोनों प्रेजेंट है। इस वजह से क्या है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या कर देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। सब लोग समझ गए होंगे ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज सब लोग समझ गए। अगर बात करें इसी का, ये क्या होते हैं, एम्फो, ये एम्फोटेरिक होते हैं बिहेवियर में। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये क्या होते हैं, बहुत ही इसेंशियल होते हैं और हमारे लिविंग सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, उसके भी अंदर क्या होते हैं, हमारे बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो डॉट है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर के, ठीक है। ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर में, जिसी को हम कहते हैं हेरिडिटी, बोलते हैं ना हेरिडिटी में। अगर हमारा स्ट्रक्चर दिया हो, ओ
ठीक है। यहाँ पर लगा है हमारा बेस, नीचे हमारा लगा है हाइड्रोजन H, देन OH, फिर H OH, ठीक है, फिर HCH2OH, ठीक है। अब हमें ये याद रखना है कि हमारा जो फॉस्फोरस ग्रुप है, फॉस्फोरस क्या होता है PO4, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पर अटैक करेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा O, यहाँ पर लगा है बेस, ठीक है, इसका मतलब इसमें एक बेस ग्रुप हो गया, ठीक है। हमें जो दिख रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है, और क्या लगा हुआ है, हमारे 5 कार्बन शुगर लगे हुए हैं, उसको लगा देते हैं HOH और CH2, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर PO4, PO, तो आप देखें यहाँ पर क्या आ गया, हमारा PO4 का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक बेस है, और क्या है हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, एक बेस हो गया, एक PO4 लगा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा है, और हमारे पास क्या लगे 1 2 3 4 5, 5 क्या लगे हैं हमारे पास यहाँ पर कार्बन शुगर। सो गाइस आप लोग समझ गए होंगे न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड, इसका नाम होता है न्यूक्लियोसाइड, जबकि इसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। उसका नाम था साइड, बीच में साइड आ गया, इसमें आएगा टाइड, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट चलते हैं DNA, and the full form of DNA is डीऑक्सी, डी को रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए इट इज़ अ लॉन्ग मॉलिक्यूल दैट कंटेन आवर यूनिक जेनेटिक कोड। हम सब जानते हैं डीएनए का काम क्या होता है, ये क्या करता है, एक जेनेटिक कोड को, हमारा जो यूनिक होता है, सबके पास अपना अलग अलग यूनिक जेनेटिक कोड होता है, जिसके द्वारा पर्टिकुलर व्यक्ति पहचाना जाता है कि हम क्या है, इसके मदर या ये हमारे मदर फादर है, उससे कैसे पता लगता है डीएनए के थ्रू, ठीक है। ये इसको हम कह सकते हैं ये एक रेसिपी बुक है जो क्या करती है, हमारे ऑल द प्रोटीन्स ऑफ next is बॉडी जो DNA, भी and the full इंस्ट्रक्शंस form of होती हैं उनको DNA होल्ड is करती है। जैसे अगर आप यहाँ गौर करें ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे जो बीच में दिख रहे हैं ना प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ये इन सबको इसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब हम जानते हैं योर जीनोम इज मेड ऑफ अ केमिकल कॉल्ड डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और डीएनए फॉर शॉर्ट, ठीक है। ये क्या करता है, जीनोम को मेड ऑफ करता है। डीएनए कंटेन, मेन चीज सुनिए, इसमें इंपॉर्टेंट है ये लाइन, डीएनए के पास क्या होते हैं, 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हम एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन एंड थायामिन, ठीक है। इसको जो मेन इसका जो क्रम होता है वो होता है AGTC, ये आपने वैसे बायो में पढ़ा होगा। तो AG और TC होता है इसमें, मतलब एडेनाइन, गुआनाइन, थायामिन एंड साइटोसिन। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है जिसको समझिए कि जो एडेनाइन एंड गुआनिन, जो एडेनाइन और थायामिन होता है, AT होता है, जो A एंड T होता है, उनके बीच में हमेशा क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड होता है। और एडेनाइन और थायमिन या फिर थायमिन, कभी T और A आ सकता है या फिर A और T आएगा, कभी भी इसके संग हमारा नेक्स्ट चीज़ नहीं आ सकती है। जैसे अभी हमने जाना था ना, इसका क्रम क्या होता है हमारा, एडेनाइन AGTC होता है, ठीक है। मतलब A के संग आएगा हमारा T और T के संग A आ सकता है, A के संग कभी हमारा G या C नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर एडेनाइन के संग थायमिन आ रहा है तो गुआनिन के संग क्या आएगा हमारा, साइटोसिन। इसके बीच में क्या होता है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है हमेशा, जी गुआनिन और साइटोसिन के बीच में, ठीक है। तो गुआनिन और साइटोसिन हो सकता है, तो साइटोसिन और गुआनिन भी हो सकता है, ठीक है। इसके थ्रू बने होते हैं, ये जो बीच में बने हैं ना, ये दिख रहे हैं आपको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, तो इसके बीच में यही होते हैं। जैसे पहले आ गया G ट्रिपल बॉन्ड C, A डबल बॉन्ड T, ठीक है। यही हमारे क्या होते हैं, बने होते हैं। अगर हम बात करें इज RNA इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जबकि हम जानते हैं डीएनए क्या था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। देयर आर 3 मेजर टाइप, RNA, mRNA
tRNA एंड RNA बिसाइड्स। अब हम लिख लेते हैं mRNA, tRNA, ये सब क्या होता है, mRNA, tRNA एंड एक है rRNA। तो RNA क्या था, एक प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। ये जानकारी देती है कि जो DNA को जो जानकारी देती है वो कैसे करना है करके इसकी जानकारी देती है, ठीक है, मतलब मैसेज देता है एज अब हम जानते हैं tRNA का काम होता है, tRNA का काम क्या होता है हमारा, अमीनो एसिड्स को ये प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ होती है वहाँ लेके आना। ट्रांसफ़र मतलब ये ट्रांसफ़र करके खुद से लेके आएगा, ठीक है, किसको, अमीनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस, या जहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी वहाँ पे वो अमीनो एसिड को लेके आएगा खुद से, ठीक है, कि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। rRNA का काम होता है, M का काम था मैसेज देना, ठीक है, T का काम था जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसको अमीनो एसिड को लेके आना। rRNA का काम क्या होता है, जहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस दौरान अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस डिसाइड करना, ठीक है, कि rRNA का काम क्या है कि सीक्वेंस क्या होगा, उस सीक्वेंस को डिसाइड करना क्या होता है rRNA का काम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। M मतलब मैसेज, T मतलब ट्रांसफ़र, अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करके जहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी वहाँ लेके आना। R का काम है सीक्वेंस बनाना, जब तक हमारी ट्रांसफ़र वहाँ पे सिंथेसिस हो रही है प्रोटीन सिंथेसिस उस दौरान वो क्या करेगा, उसको लेके आएगा, ठीक है, मतलब उस तरीके से सीक्वेंस बना रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो गाइज आई होप आप लोग DNA RNA, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।